अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो अब आप रेस में हो। ये 100 क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड 12th के जो एग्जामिनी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सच बोलूँ ना तो आप पीछे हो। पार्ट 1 में हमने बेस बनाया था, अब पार्ट 2 में गेम चेंज होने वाला है। ये वही क्वेश्चंस हैं जहां एवरेज स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स मार्क्स लूट लेते हैं। इस पार्ट 2 में मैं कवर करने वाला हूं ग्रामर के ट्रैप क्वेश्चंस और वो पैटर्न्स जो एग्जामिनर हर साल देता ही देता है। कभी क्वेश्चंस को ऐसे करके देगा, कभी वैसे करके देगा, अलट पलट के देता ही देता है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल डालता है। ये स्कूल लेवल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बोर्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। तो बोर्ड में मार्क्स आता था पे नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन पे और सिलेक्शन पे। आप कैसे पेपर को दे रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन है आपकी, उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। और आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन गलत क्वेश्चंस पे मेहनत कर रहे हो तो आप मेहनती नहीं हो, बल्कि आप मिसगाइडेड हो। मैं इन 100 सवालों के ज़रिए बस आपको आंसर्स नहीं बता रहा, मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना होता है और एग्ज़ामिनर की सोच क्या होती है, एग्ज़ामिनर क्या सोच के ये सवाल डालता है। ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। एज़ एन एग्ज़ामिनर भी आपको दिखा रहा हूँ और एज़ अ एग्ज़ामिनी भी आपको अटेम्प्ट करके पेपर में दिखा रहा हूँ। तो अगर आप बिहार बोर्ड 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ हमने कर रखा था। हमने 21 तक क्वेश्चन कर रखा था, ठीक है? तो मैं अब मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के आगे। ठीक है? ये सारा हमने कर रखा था। यहाँ से हमने शुरू करना है। ठीक है? तो सेकंड पार्ट है ये। तो इसके लिए घबराना नहीं, करना है हम लोग को, ठीक है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। बताइए कितना टफ सवाल है। और कह रहा है ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, उसका सेम मीनिंग बताना है। तो आप बोलते भी हो किसी ना किसी को कि प्रीटी, यू आर लुकिंग प्रीटी, यू लुक प्रीटी। तो 22 का हो जाएगा बी। 23rd में कह रहा है इफ इट रेन्स आई डैश एट होम। आप 23rd क्वेश्चन जो अभी ये है ना, तो आप जाके देखना, मैंने प्लेलिस्ट में एक 6 मिनट समथिंग सेकंड का वीडियो डाला हुआ है। 6 मिनट 25 सेकंड्स मान लेता हूँ कि 6 मिनट 25 सेकंड्स का वीडियो डाला है। ये वीडियो था इफ क्लॉज के ऊपर। ठीक है? शायद मैंने यही एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट रेन्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जब प्रेजेंट सिंपल में है तो आगे फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा, क्योंकि ये कोई ट्रूथ की बात नहीं हो रही है, फैक्ट की बात नहीं हो रही है कि आप टाइप जीरो लगाओगे। टाइप जीरो में होता है इधर भी प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल। लेकिन टाइप वन जो हमारा होता है उसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है इफ के साथ वाला, वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट ये वाला तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 23rd का बी, विल स्टे। 24 में कह रहा है जूनियर इंप्लॉइज आर जूनियर डैश सीनियर इंप्लॉइज। अब जाके देखना, किसी ना किसी वीडियो में मैंने बताया है, इसी 4-5 वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं हाल फिलहाल में पढ़ा रहा हूँ, लक्ष्य प्लेलिस्ट भी है, उसी सब वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे आप जाके देखना, मैंने बताया था आई ओ आर, जो भी एडजेक्टिव के लास्ट में आई ओ आर आ जाए और कंपैरेटिव डिग्री जब हम इसका करते हैं तो ऐसे में फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। और मैंने एग्जांपल में वहां पे यही सारे वर्ड्स यूज किए थे, सीनियर यूज किया था, जूनियर यूज किया था, इंफीरियर यूज किया था, सुपीरियर यूज किया था। तो यहाँ पे जूनियर दिया हुआ है तो जूनियर टू हो जाएगा 24। ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 25th में कह रहा है कि फिजिक्स डैश एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप बताइए, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये हमारा सिंगुलर काउंट होगा। तो और 25 तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा बी। देखिए कितना ऑप्शन एलिमिनेशन भी आसान है इसमें भी। ए ऑप्शन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा ए ऑप्शन। सी में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, डी में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 26 में कह रहा है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। अब देखिए राइस एंड करी ये सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है? ये कंपाउंड सब्जेक्ट इसको कहा जा सकता है, तो ये सिंगुलर काउंट होगा, तो इसलिए हो जाएगा राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। इसमें भी देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन कितना आसान है। अगर किसी को पता है ना कि अगर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है राइस एंड करी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा। बी ऑप्शन में प्लूरल दिया है, सी ऑप्शन में प्लूरल दिया है, डी ऑप्शन में प्लूरल दिया है, तो कोई ऑप्शन इसमें पॉसिबल था ही नहीं ए के अलावा। 27 का ही जंप्ड डैश द रिवर। तो देखिए ये आप जहां भी प्रीपोजिशन पढ़ते होगे और इनटू जहां भी पढ़ते होगे ना, मतलब प्रीपोजिशन में इनटू जब पढ़े होगे, तो या तो टीचर यही एग्जांपल दिए होंगे ही जंप्ड इनटू द रिवर, या फिर मैं बता रहा हूं आप नोट्स चेक कर सकते हो अपने टीचर का कि या तो ये एग्जांपल देंगे ही जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है? यही एग्जांपल कॉमन है तो इसलिए यही एग्जांपल दिया जाता है और यही सवाल यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 27 का बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में कह रहा है प्लूरल ऑफ चाइल्ड। बताइए कितना टफ सवाल है, किसी को नहीं पता होगा। बी ऑप्शन 28 का हो जाएगा चिल्ड्रन। 29 में कह रहा है डैश एमए इन इंग्लिश। ये भी मैंने किसी ने इसमें बताया था, मैंने याद आ गया, सैंपल पेपर में उसमें पूछा था एमबीए के बारे में। ठीक है? एमबीए और उसके पहले आर्टिकल लगाना था, तो मैंने वहां पे बताया जितने भी एब्रिविएशन फॉर्म होते हैं लगभग उन सब के पहले एन लगता है, एन। तो यहाँ भी एमए जैसे लिखा हुआ है तो एमए आप हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा एम। ठीक है? तो ए से शुरू हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29 का बी, एन। ही इज एन एमए इन इंग्लिश। 30 कह रहा है ब्रेड एंड बटर। सेम सवाल जैसे राइस एंड करी था उसी पे ये सेम सवाल। इसमें भी हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एक ए ऑप्शन में दिया है, एक सी ऑप्शन में दिया है, बी और डी तो कभी टिक नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज रेडी, यानी कि 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 31 कह रहा है समवन डैश स्टोलन माय पेन। समवन हमारा सिंगुलर काउंट होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब सिंगुलर में हैव दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। हैज दिया है, होल्ड कर रहा हूं, इस दिया है, होल्ड कर रहा हूं, डी में आर दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। ए और डी मैंने बस इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और बी और सी को मैंने इसलिए होल्ड किया क्योंकि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और समवन के साथ सिंगुलर ही लगता है। तो यहाँ पे दिया हुआ स्टोलन, स्टोलन क्या होता है V3। तो ये V3 हमारे कौन से टेंस में लगता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज स्टोलन। 32 कह रहा है दे रीच्ड डैश होम लेट। चलिए यहाँ से मैं एक कंसेप्ट बता दूं, होम क्या होता है और हाउस क्या होता है। वैसे मुझे लग रहा है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ होम क्या होता है और हाउस क्या होता है। हाउस के पहले टू लगता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आई एम गोइंग टू हाउस। ठीक है? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आई एम गोइंग टू हाउस। लेकिन यही सेम लाइन अगर यहाँ पे लिखना हो तो आई एम गोइंग
आई एम गोइंग होम। तो होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता और हाउस के पहले टू लगता है। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। हाउस जो हमारा होता है वो वाला घर होता है जहां आप रेंट देके रहते हो, और होम जो होता है वो आपका अपना घर होता है। अब टू के बारे में हल्का सा जान जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे होम के साथ क्यों नहीं लगा है और हाउस के साथ टू क्यों लगा है। देखिए टू जो है ना हमारा, वो डेस्टिनेशन शो करता है। ठीक, जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस हमारा क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। उसी तरह अगर आप ऑफिस से घर आते हो, अगर रेंट वाला घर है तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू हाउस, क्योंकि वो आपका एक तरह से डेस्टिनेशन हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया क्योंकि वो डेस्टिनेशन है। लेकिन वहां से अगर मैं अपने वापस घर आऊंगा, अपने घर की बात करूँ, खरीदा हुआ घर जहां रेंट नहीं देना पड़ता, तो वहां पे मेरे को बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग होम। क्यों? क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन नहीं है वो घर पे जाना, वो तो जाना ही जाना है आपको। अगर आप अपना काम खत्म कर लोगे तो कहाँ जाओगे, घर ही पे तो जाओगे, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं हुआ। तो इसलिए होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है और हाउस के पहले टू प्रीपोजिशन लगता है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का डी, नो प्रीपोजिशन। 33 में कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पी से शुरू होता है, तो साइकोलॉजी, ये सारे ऑप्शन तो देखिए पी से तीन ऑप्शन शुरू है, लेकिन यहाँ पे देखो लॉजी, लॉजी लास्ट में LOGY होना चाहिए ना जी। तो यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा। अब बताइए, आप खुद देखिए कि यहाँ पे आप बस इतना ही अगर किसी को पता हो कि जैसे टेक्नोलॉजी लास्ट में LOGY आता है, तो यहाँ भी LOGY नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है LOGY, इसको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सी के बाद H नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें पी गायब किया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मूव करना है क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा है शी इज टॉलर, तो टॉलर आ गया। तो आप देखिएगा, जहाँ मैंने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया है, इस 4-5 वीडियो में कहीं तो बताया है, वहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ आ जाए टॉलर तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और कंपैरेटिव में देन लगता है। 38 में कह रहा है डोंट लाफ डैश द पुअर। तो देखिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, फर्स्ट पार्ट में आई थिंक मैंने बताया, इसी के फर्स्ट पार्ट में, कि लुक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, उसी तरह लाफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, याद रखिएगा। बार्क के साथ एट लगता है, स्टेयर के साथ एट लगता है, ऑगल के साथ एट लगता है। ठीक, तो ये सब हमारे हो गए। तो लाफ के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, तो 35 हो जाएगा बी। 36 में कह रहा पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। अब बताइए फॉरेनर होता है वो तो, ठीक है। तो ए में कह रहा सिटीजन, नहीं भाई सिटीजन तो अपने देश का हो गया। एलियन, एलियन को होल्ड कर रहा हूँ, एलियन मतलब होता है जो फॉरेन में रहता हो, या स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं। सी में कह रहा नेटिव, नेटिव भी होता है जो यहीं का जन्मा हुआ हो, उसको नेटिव बोलते हैं। जैसे आपसे वो तो पूछते भी होंगे कि तुम्हारा नेटिव विलेज क्या है, तो डी में कह रहा गेस्ट, मेहमान तो नहीं है वो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 का बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है ईदर ऑफ द टू वर्ड। देखिए जहां भी ईदर आ जाए और ऑफ से कनेक्टेड हो जाए, तो जो भी हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहिए या फिर वर्ब जो भी हम फिल करेंगे वो सिंगुलर आएगा, यानी इस ईदर के अकॉर्डिंग आएगा। तो देख लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहां कहां यूज हुआ है। डी ऑप्शन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, सी में भी प्लूरल दिया हुआ है, ए में भी प्लूरल दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 38 में द पुलिस डैश अरेस्टेड द थिफ। ये सच बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, 90% स्टूडेंट्स गलती करेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वही बस इसको करेक्ट करेंगे, या फिर जिनका माइंड स्थिर एग्जाम में वही इस क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, देखिए पुलिस जो वर्ड हमारा होता है, पुलिस वर्ड कह लीजिए या फिर द पुलिस वर्ड कह लीजिए, ये हमारा प्लूरल काउंट होता है अनटिल अनलेस आप डिपार्टमेंट का बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है। द पुलिस डैश अरेस्टेड द थिफ, तो ये हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा। ठीक है, अच्छा मैं बता दे, किसी किसी दिमाग में आएगा कि सर प्लूरल क्यों, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि सिंगुलर इसका क्या होता है, पुलिस का पुलिस मैन होता है, पुलिस ऑफिसर होता है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर होता है, तो पुलिस हो गया, द पुलिस हो गया, ये सब हमारा प्लूरल होता है। तो देखते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ए ऑप्शन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एलिमिनेट हो जाएगा, सी में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एलिमिनेट हो जाएगा, डी में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिफ। तो 38 का हो जाएगा बी। 39 में ही सेड ओपन द डोर। अगर आपको कोई कह रहा है दरवाजा खोलो, तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो सेड टू देखते हैं कहाँ ऑर्डर्ड में। अच्छा चलिए, कहीं भी ऑर्डर्ड नहीं चेंज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आज दिया हुआ है, आज भी चलेगा। तो कह रहा है आज भी टू यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, ही सेड दैट ओपन द डोर। तो ए ऑप्शन हमारा, देखिए इसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है 39 में, लेकिन ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं उसका कारण बता दे रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस जाके आप देखना नरेशन में, मैंने वीडियो डाल रखा है इसी प्लेलिस्ट में, कहीं ना कहीं होगा। तो इंपेरेटिव डिग्री पे मैंने बताया था कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसकी जगह पे टू आता है। अब देखिए इसमें कहाँ टू लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में टू लिखा है, होल्ड कर रहे हैं, बी में नहीं लिखा है, एलिमिनेट हो गया, सी में भी नहीं लिखा है, एलिमिनेट हो गया, डी में भी नहीं लिखा है, एलिमिनेट हो गया। तो 39 भी हमारा ऐसे बना दिया हम लोग। क्वेश्चन 40 कह रहा है फादर डैश अ कार लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का बात कर रहा है, तो लास्ट मंथ क्या हो गया हमारा, पास्ट की बात हो गई, पास्ट। तो ये ज्यादातर आंसर हमारा किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो देखते हैं, ए ऑप्शन प्रेजेंट में दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी प्रेजेंट में दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा, सी पास्ट सिंपल में दिया है, होल्ड करेंगे, डी V4 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। 41 में कह रहा है लुक द बर्ड डैश इन द स्काई। ठीक है, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, तो उड़ रही है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज फ्लाइंग। ठीक, 42 में कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। चलिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए एक होता है कि हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, और एक होता है कि हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। कि मतलब किसी के, देखिए दो तरह के नास्तिक होते हैं। एक नास्तिक होता है जो भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और एक नास्तिक होते हैं जो भगवान पे मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं उसको इसी चीज में डाउट रहता है। तो एक नास्तिक वो होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड होता है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा, देखिए थीस्ट, थीस्ट होता है जो भगवान पे भरोसा करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी अथीस्ट। अथीस्ट मतलब होता है नास्तिक जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। प्रीस्ट और सेंट तो पुजारी हो गए। अब देखिए एक और वर्ड में बता देता, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही भरोसा ना करता हो उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक, एग्नोस्टिक, ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट यहीं तक सवाल थे हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो पिछला पार्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं कुछ सवाल लेके आने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और मैं अभी बता दे रहा हूँ 15 जनवरी के आसपास मैं आपको 5 सेट का क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड करूंगा। उसमें लगभग 300 सवाल रहेंगे ग्रामर के, ठीक है। 60 क्योंकि ग्रामर का कितना क्वेश्चन रहता है हमारे बोर्ड से एग्जाम में? 60 क्वेश्चन। तो 60 गुना 5, 300 क्वेश्चन वो रहेगा। मैं लगभग 10 आपको उसमें ऐसे दिया रहूंगा, मतलब पांचों सेट मिला के कह रहा हूं कि 10 ऐसे दिया रहूंगा। उसमें भी 10 ऐसे में से भी आपका होगा तो मैं 3 अपना सेलेक्टेड ऐसे दूंगा जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके अलावा मैं समरी दे दूंगा, ठीक। समरी के अलावा मतलब समरी इसका प्रोज और पोएट्री दोनों का, ठीक है। वही सारे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रीहेंशन भी मैं जो दूं वो ऐसा हिसाब से दूं कि वो आपके एग्जाम में आए, आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।